हेलो एंड वेलकम टू होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो डी ट्रिपल एस बी का एमटीएस का जो फरवरी में पेपर हुआ था उसे हम सोल्व कर रहे हैं। पहले 20 क्वेश्चन हम पहली दो वीडियोस में इससे पहले कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन जो कि मैथमेटिक्स वाले सेक्शन के हैं वो हम सोल्व करेंगे। इससे पहले जो इसमें दो सेक्शन आते हैं एमटीएस वाले पेपर में, जो जनरल पेपर होता है, पहला सेक्शन हम 20 क्वेश्चन का सोल्व कर चुके हैं। अगले सेक्शन में जो अगले नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। Pipe A can fill a water tank in 12 hours. Pipe B can empty it in 20 hours. If both are open together, in how much time will the tank be filled? मतलब एक टैंक, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा जो है पाइप है वो 20 घंटे में उस भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। अगर दोनों ही टंकियां खोल दी जाए, मतलब एक भरने वाली भी और एक खाली करने वाली भी, तो फाइनली जब टैंक भरेगा तो उसे कितना समय लगेगा। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है बेटा कि ये अगर टैंक है तो एक तो पाइप यहां से लगा हुआ है भरने के लिए और एक टैंक यहां पर एक छेद है, इसमें पाइप है, यहां से साथ साथ में खाली भी हो रहा है। ठीक है, इसको कितना टाइम लग रहा है? 12 घंटे। अगर ये अकेला खोले तो इसको 12 घंटे लगते हैं और इसको 20 घंटे लगते हैं अकेले को इसको खाली करने में। अगर ये दोनों एक साथ खोल दिए जाएं, मतलब यहां से पानी भी आए और यहां से निकले भी, तो टैंक फाइनली भरेगा कितनी देर में? भरेगा इसलिए क्योंकि जो भरने वाला पाइप है वो तेज चल रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे? ए और बी, एक ए है जो कि भर रहा है, बी है जो कि खाली कर रहा है। ये कितनी देर में भरता है बेटा? 12 घंटे में ये भरता है और ये जो खाली करने वाला है 20 घंटे में खाली कर देता है। इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। वो छोटी से छोटी संख्या जो कि इन दोनों से विभाजित हो जाए वो होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 12 से 60 को विभाजित करेंगे तो कितनी बार आएगा बेटा? 5। और 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है, मतलब यह है कि अगर इस टैंक की कैपेसिटी 60 यूनिट हो, चाहे वो लीटर में हो चाहे किसी भी चीज में हो, यूनिट से मतलब है ना, जो अगर कैपेसिटी इसकी 60 यूनिट हो, 60 लीटर हो, तो ऊपर वाला टैंक इसको 5 लीटर प्रति घंटे की दर से भर रहा होगा, या फिर 5 यूनिट प्रति घंटे की दर से इसको भरेगा भरने वाला। और खाली करने वाला कितनी कैसे भरेगा? 3 यूनिट प्रति घंटे की दर से खाली करेगा। अगर ये दोनों चले, मतलब ये माइनस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि खाली करने का पता लग जाए कि भाई ये वाला खाली कर रहा है, यानी कि 3 यूनिट पानी कम कर देता है। अगर ये दोनों काम एक साथ होने लग जाएं, 1 घंटे में हो, तो कितना काम होगा बेटा? 5 और माइनस के 3, यानी कि 2 यूनिट काम होगा हर घंटे में। टोटल काम कितना करना है? ये 60 यूनिट। तो 60 यूनिट को एक यूनिट से, मतलब 1 घंटे के काम से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 30। तो सही आंसर दे भी क्या रखा है? 30। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि 8 व्यक्ति और कितनी 12 वुमेन एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं, एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो 8 आदमी और 12 औरतें मिल करके उस काम को कितने टाइम में करेंगी? मतलब ये दे रखा है या तो फिर 8 आदमी हो या फिर 12 वुमेन हो। या तो 8 आदमी उस काम को कर रहे हो तब भी कितना टाइम लगेगा? 10 दिन का। और 12 औरतें मिलकर करें तब भी टाइम लगेगा 10 दिन का। तो इस स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि 8 आदमी 12 वुमेन के काम के बराबर काम करते हैं। यानी क्या है इसका मतलब? 8 मैन इक्वल टू 12 वुमेन, है ना। यहां पर क्या दिया हुआ है कि 8 आदमी 12 वुमेन के बराबर काम करते हैं। तो मैन बटे वुमेन अगर हम निकालेंगे, डब्ल्यू को यहां पर लेकर आए, तो 12 बटे 8 हो जाएगा बेटा। 4 से डिवाइड करो 3 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 2, यानी कि मैन और वुमेन 3:2 के अनुपात में काम करते हैं। यानी 3 वुमेन उतना काम करेंगी जितना कि 2 आदमी करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको M/W अगर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 3:2। ठीक है, क्यों आएगा कि 3 आदमी
जो मैन है उनका तीन, जो एक आदमी अगर 3 काम करता है तो वुमेन केवल 2 करती है। अगर आदमी और औरत के काम की हम तुलना करें, एक आदमी अगर 3 काम करता है तो औरत केवल 2 काम करती है। यहां से समझ में आ रहा है, दोनों चीजों से बात क्लियर हुई। अगर इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो एक आदमी अगर एक दिन में 3 काम करता है तो औरत कितना करती है, एक केवल 2 काम कर पाती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि 8 आदमी और 12 औरतें मिल करके उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, काम कितना है। टोटल काम जो था वो 10 दिन में समाप्त हो रहा था, अगर या तो 8 आदमी कर रहे थे या 12 औरतें। तो टोटल काम कितना होगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क हो जाएगा बेटा, देखो 8 आदमी 10 दिन में कितना काम करेंगे, 8 गुणा 10, 8 मैन कितना काम करेंगे, जितने आदमी 8 मैन गुणा 10 यानी कि टोटल 80 मैन का जितना काम है उतना काम टोटल काम रहा होगा। ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क, टोटल काम कितना रहा होगा, 80 आदमियों का काम। अब करना किसको है, 8 मैन और 12 औरतें मिलकर के कितना काम करेंगी। ठीक बात है ना, कि 8 मैन और 12 औरतें। अब 80 मैन का काम दिया गया है, एक मैन काम कितना करता है बेटा, 3 यूनिट। तो टोटल काम कितना हो गया, 80 गुणा 3 यानी कि 240 यूनिट का जो है वो टोटल काम आपका आ गया। करना किसको है, 8 मैन और 12 वुमेन को। 8 मैन कितना काम करेंगे बेटा, 8 गुणा 3 यानी कि 24 यूनिट। 12 औरतें कितना काम करेंगे बेटा, 12 गुणा 2 यानी कि 24 यूनिट। ये 24 और 24 मिलकर के कितना हो जाएगा बेटा, 48 यूनिट जो है वो काम हो जाएगा एक दिन का। किसका, 8 आदमियों का और 12 औरतों का। काम करना कितना है, 240। टाइम कितना लगेगा, 240 बटे एक दिन का दोनों का काम 48। 48 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, ये 5 बार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 डेज। एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन बहुत आसान प्रश्न है। 8 आदमी 12 औरतें या फिर 12 औरतें एक किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर 8 आदमी और 12 औरतें मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बात को समझो, 8 मैन बराबर है 12 वुमेन के। तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया, 3:2 यानी 3:2। यानी मैन का काम 3 यूनिट, वुमेन का काम 2 यूनिट। टोटल काम कितना हो गया, 8 गुणा 10 इतने मैन के बराबर काम हो गया, यानी 80 मैन का काम। 80 मैन का काम मतलब 80 गुणा 3 यानी 240 यूनिट। अब 240 यूनिट इन लोगों को काम करना है। मैन का टोटल कितना काम करते हैं 3 में, 8 मैन 24 यूनिट एक दिन में, 12 वुमेन 24 यूनिट एक दिन में। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 48 यूनिट काम एक दिन का। तो टोटल 240 काम करने के लिए कितना समय लगेगा उनको, केवल और केवल 5 दिन का समय। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है आज की क्लास का, देखिएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ cylindrical vessel whose radius is 5.6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंड्रिकल वेसल का, यानी कि जो आपका बेलनाकार बर्तन है उसका आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। और ये बताइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r h प्लस r, ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। समझ में है, तो ये आपको निकालना है। क्या क्या दिया गया है आपको, रेडियस दी गई है यानी r की वैल्यू दी गई है 5.6, और क्या दिया गया है, h की वैल्यू दी गई है कितना, 8 सेंटीमीटर। दोनों चीज दी गई हैं और कुछ जरूरत ही नहीं है, आप आराम से कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, दे रखी है 22/7, 3.14 यहां पर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, 22/7 यूज करेंगे। गुणा आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 5.6, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, h है 8 और प्लस 5.6, 7 से काटेंगे 0.8। कैलकुलेशन क्या बची है आपकी, मैं नीचे लिख देता हूं एक बार या सामने लिख देता हूं इधर, 2 गुणा 22 गुणा यहां पर कितना आ जाएगा 0.8, और ये दोनों गुणा 8 और 5 कितना हो जाएगा बेटा
13.5। इन सब की गुणा करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट करके 478.72। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, बात समझ पाए? फॉर्मूला लगाना था, बहुत आसान क्वेश्चन था, 2πr/h+r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आज ये क्लास का। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस, अमन एनकर ए लॉस। यहां पे बेटा कुछ मिसिंग है, यहां पर कुछ मिसिंग है, क्वेश्चन पूरा आया नहीं है, जब आपकी आंसर की आई है ये यहां पर मिसिंग है। ठीक है, फिर भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। बाय सेलिंग एन आर्टिकल 2/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस, अमन ओकर ए लॉस if he sells it at 78% of original price list, then the profit percentage is। यहां पे कुछ नंबर मिसिंग है, कोई भी परसेंटेज होगा जहां तक है वो मिसिंग है कि, लेकिन क्वेश्चन में समझा देता हूं कैसे होना है। ऑप्शन को अभी इग्नोर करिएगा फिलहाल ये क्वेश्चन को, ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनको इग्नोर करिए, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं कि क्वेश्चन कैसे होना है। वो कह रहा है कि एक वस्तु को उसके जो कॉस्ट प्राइस है, उसका जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस जो कि मार्क प्राइस है, ओरिजिनल लिस्ट प्राइस यानी कि जो मार्क प्राइस है उसका, है ना, उसके 2/5 पर बेचने पर अमन को लॉस होता है। मान लीजिए कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 20% मान लेते हैं, मोटा मोटा कुछ भी समझने के लिए मानने हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नंबर क्या है, पर मान के एक बार करके करते हैं। 20% का लॉस होता है, तो यदि वह उसको 78% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। अगर इसको 78% कॉस्ट के पर बेचेगा तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, पहले ये पहली लाइन देखो, 2/5 ऑफ ओरिजिनल प्राइस। मान लो उसका ओरिजिनल जो मार्क प्राइस था वो 100 था, मान लेते हैं कि इसका जो मार्क्ड प्राइस था बेटा वो कितना था, 100 रुपए था, मान लेते हैं। अगर इसके 2/5 पर बेचें तो 100 का 2/5 कितना हो जाएगा बेटा, 100 का 2/5 हो जाएगा 40। अगर 40 रुपए में बेच देते हैं तो 20% का नुकसान हो जाता है, यानी ये जो 40 वैल्यू आई है ये उसके एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से भी कम आई है, जब तो नुकसान हुआ 20% का, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या रही होगी वो आपको निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा बेटा, कॉस्ट प्राइस रहेगा 40। ये 40 जो वैल्यू है वो कितनी है, 20% कमी के बाद है, क्या है, 20% कमी के बाद है। तो 40/80, ये परसेंटेज के लिए लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई 100। 40 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 50, यानी 50 इसका आ जाएगा क्या, सीपी कॉस्ट प्राइस। 50 रुपए क्या आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो अगर इसकी वैल्यू 100 रुपए मार्क प्राइस आपने एज्यूम करी थी, मानी थी, तो ये 40 रुपए में सेल हो रहा है। कब, अगर इस पे 20% नुकसान उठा रहा है शॉपकीपर, तो उसको कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में क्या था, 50 रुपए। बात को समझो, 40 रुपए में बेचने पर 80% पर बेच पाता है अपनी ओरिजिनल प्राइस का, जब भी तो नुकसान होगा ना। अगर कॉस्ट प्राइस से कम पे बेचेगा तो नुकसान होगा, सीधी सी बात है। 50 रुपए की चीज 40 में बेच दी तो उसे कितने का नुकसान हुआ, 20% का, जैसा कि क्वेश्चन में भी दिख रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर वो लिस्ट प्राइस के 78% पर बेचे, अगर लिस्ट प्राइस के 78% पर बेचे तो उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा। लिस्ट प्राइस आपने माना था 100, इसका जो नया कॉस्ट आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना हो, 78। अरे 100 का 78% कितना हो जाएगा, 78। वो कह रहा है कि 50 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली चीज को 78 रुपए में बेच दिया तो उसका फायदा कितना होगा। 50 वाली चीज कितने में बेची बेटा, 78 में, तो फायदा कितना हुआ, 78 माइनस 50, इतना फायदा हो गया, यानी कि 28 रुपए का हुआ उसको लाभ। कितने पर हुआ, 50 रुपए पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 50 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आपको निकालनी है परसेंटेज। 50 दूनी 100, 28 दूनी 56, आपका आंसर आ जाएगा 56%। पर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हमें पता नहीं था एक्चुअल में परसेंटेज यहाँ पर क्या दे रखी थी, अराउंड 25% या 26% कुछ दिया होगा, तब ये आंसर आएगा, क्योंकि देखो परसेंटेज कम दी थी इसलिए प्रॉफिट हमें ज्यादा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा परसेंटेज दी होगी तब ये वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन देख लेंगे जब आपके पास आएगा क्वेश्चन कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये समझने के लिए हमने किया था।
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर इज 26.6। यानी कि अगर व्यास दिया गया है स्फीयर का, ठीक है, व्यास दिया गया है 26.6, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 13.3 हो जाएगी। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। सरफेस एरिया मतलब अगर स्फीयर का निकालेंगे तो सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। कितना होता है बेटा? 4πr स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाओ, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। यानी कैलकुलेट क्या करना है आपको? 4 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है? 13.3 मल्टीप्लाई बाई 13.3। ये आपका हो जाएगा आंसर। कैलकुलेट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी आपका सही आंसर वही हो जाएगा। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है पर कर लेंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट, बात समझ में आई? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था, कुछ नहीं, बहुत आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देख लेते हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ो। चलिए, 3 मित्र ए बी सी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस। ए इन्वेस्ट 60,000 रुपए 10 महीने के लिए, बी इन्वेस्ट करता है 75,000 रुपए 8 महीने के लिए, सी कुछ दिनों के बाद ज्वाइन करता है 90,000 रुपए लगाकर फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। मतलब ये टाइम उसका नहीं दे रखा। एट दी एंड यानी कि अंत में ए का जो हिस्सा है वो लाभ का 1/4 ऑफ टोटल अर्निंग। कितना हिस्सा लाभ होता है ए को? 1/4 यानी चौथाई हिस्से का लाभ होता है लास्ट में ए को। तो सी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? अब इन्वेस्टमेंट जो होता है वही उसका प्रॉफिट परसेंटेज भी होता है, ठीक है। जितना पैसा लगाओगे उतना ही तो प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप बिजनेस में 40% पैसे के हिस्सेदार हो तो आपका लाभ भी 40% ही होगा, है ना। अगर उसने 1/4 पैसा लगाया होगा ए ने, तो उसको बाद में 1/4 मिला होगा। यानी कि ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? 1/4 है, 25% है। अब क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। इतनी जो बात थी वो आपकी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें कह क्या रहा है बात। ए इन्वेस्ट करता है कितना बेटा? ए की इन्वेस्टमेंट कितना है? 60,000 रुपए। कितने टाइम के लिए है? 10 महीने के लिए। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 75,000 रुपए। कितने महीने के लिए है? 10 महीने के लिए है। सी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 90,000 रुपए। कितने टाइम के लिए आपको नहीं पता, तो आपने मान लिया एक्स टाइम के लिए, है ना। अब इनको जो पैसा मिलेगा वो इसी अनुपात में मिलेगा जिस अनुपात में लगाया है। इसका मतलब ये है इसने जो पैसा लगाया है वो लगाया है 25%। ये लिखा हुआ है ना कि ए पोर्शन ऑफ प्रॉफिट अमाउंट टू 1/4 ऑफ टोटल अर्निंग। यानी ए का जो लाभ है 1/4 है, यानी ए ने पैसा भी 1/4 लगाया होगा, तो 25% मिलेगा ए को। ए का टोटल इन्वेस्टमेंट देखो बेटा, ए का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 6 लाख रुपए का। बी का इन्वेस्टमेंट 75, ये अच्छा इसने 8 महीने के लिए लगाया ना, बी ने लगाया 8 महीने के लिए। 75 थे कितना हो गया? 600, यानी कि 6 लाख इसका भी हो गया, ठीक। अब 25% ये वाला हिस्सा है, तो ये भी तो बेटा 6 लाख ही आया, तो इसका भी कितना बचा? 25%। बता कि नहीं बना? इसने भी 6 लाख रुपए लगाए, इसने भी 6 लाख लगाए। अगर इसको 25% मिला है तो इसको भी कितना मिला होगा? 25%। दोनों का मिला करके कितना हो गया? 50%। यानी कि दोनों का पैसा कितना है बेटा? 12 लाख रुपए, ठीक है। 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ए और बी का बात समझ पाए? इतनी एक बार बात और समझो। ए ने पैसे लगाए 60,000 रुपए 10 महीने के लिए, यानी कि 6 लाख रुपए लगा दे पूरे बिजनेस में। बी ने लगाए 75,000 रुपए 8 महीने के लिए, तो बी ने भी लगाए 6 लाख रुपए। अब सी ने लगाए 90,000 रुपए एक्स टाइम के लिए। आपको थोड़ा ना बताया कितने टाइम के लिए, यही तो निकालना है। अब पहले देख लेते हैं, ए ने भी 6 लाख लगाए, बी ने भी 6 लाख लगाए। ए का लाभ कितना है? 25%, यानी 1/4 है। बी का लाभ भी कितना होगा? उतना ही होगा, क्योंकि उसने भी उतना ही पैसा लगाया है। दोनों का मिलाकर के देखो तो 50%। अगर 50% ए और बी ने लगा दिया तो बाकी का 50% कौन लगाएगा बेटा? सी लगाएगा। यानी सी का जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो भी कितना आएगा?
12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किसका आएगा, सी का भी आएगा। बात समझ पाए नहीं समझ पाए, ठीक है ना। अच्छा 1,20,000 है, 12 लाख, 3 2 5, ठीक है, 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट सी का भी होगा। अब आपको पता है इसने 90,000 रुपए लगाए थे एक्स टाइम के लिए, तो यहां से बेटा एक्स की वैल्यू निकाल दो। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 12 लाख बटे कितना, 90,000। 4 जीरो से 4 जीरो कटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 1 9, 3 30, 9 या 27, 1/3, 13 सही, 1/3 आपका आ जाएगा सही आंसर। बात समझ पाए, इतने टाइम के लिए सी ने इन्वेस्ट किया। अगला प्रश्न, ए ट्रेवल फ्रॉम लोनावाला टू तेलेगांव एट 40 किलोमीटर प्रति आवर फॉर 80 मिनट्स एंड फ्रॉम तेलेगांव टू पुणे एट 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 240 मिनट्स, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। और स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम किसको कन्वर्ट भी किसमें करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में, कि हर घंटे कितना चला। ए से बी जा रहा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 80 मिनट के लिए, और बी से सी जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 240 मिनट के लिए। 240 मिनट का मतलब क्या होगा बेटा, 4 घंटे। 80 मिनट का मतलब क्या होगा, 60 + 20 मिनट, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब कितना होता है, 20/60, यानी 1 सही 1/3 घंटे, या इसको कह सकते हैं 4/3 घंटे। बात समझ पाए ये वाली। देखो फिर से देखो एक बार, 80 मिनट ये समझ लो पहले, 80 मिनट मतलब क्या है, 60 मिनट प्लस 20 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 20 मिनट मतलब इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से करेंगे, तो 1 घंटा प्लस 20/60, यानी कि 1 घंटा 1 सही 1/3, यानी 4/3 घंटे। 3 का 3 और 1 4, 4/3 घंटे। घंटे में इसलिए कन्वर्ट कर लिया क्योंकि बाद में सारी चीजें किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, और स्पीड भी आपकी किस में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। बात समझ पाए। अब जो क्वेश्चन है उसको देख लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड, चाल, एवरेज स्पीड क्या होती है बेटे, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये होती है एवरेज स्पीड। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। तो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल समय। निकाल लो एवरेज स्पीड, यही तो पूछा है। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 4/3 समय में, 40 गुणा 4/3 डिस्टेंस क्या होती है, टाइम गुणा स्पीड होती है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 4/3 घंटे में इतना चलेगा, प्लस 50 किलोमीटर की दर से कितना चलेगा, 50 गुणा 4 घंटे। 4 घंटे तो ये वाले देना बेटा 240 मिनट वाले। अब टोटल टाइम कितना है, 4 घंटे तो ये, और प्लस 4/3 ये, तो 4/3 प्लस कितना, 4 घंटे। सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये, 3 चौक 12, 120, 4 और कितना हो जाएगा ये, 4 चौक 16। अच्छा 160/3 प्लस यहां पर कितना हो गया 200 अपॉन 3 चौक 12, 12 और 4 16/3। इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 760/3 अपॉन 16/3। 3 से 3 कटेगा, 16 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 16 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 47.5 किलोमीटर पर आवर। ये थी उसकी एवरेज स्पीड। बात समझ पाए। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ज्यादा ऊपर पहुंच गया क्या, चलो देख लेते हैं। ठीक है चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, The sides of a triangle are 26, 28 and 30 centimeter. Find the area of the triangle.
तो आपको त्रिभुज का एरिया बताना है बेटा कि त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो बता दो एरिया। एरिया का फॉर्मूला पता है ना त्रिभुज के। समकोण त्रिभुज का अलग होता है, उसका निकालने अलग क्या है, निकाल तो नॉर्मल फॉर्मूले से भी सकते हैं, पर आसान रहता है किससे, 1/2 बेस इंटू हाइट से। लेकिन जो त्रिभुज का फॉर्मूला है किसी भी त्रिभुज पर जो लगता है वो क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस क्या होता है बेटा, जहां पर एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यहां से अगर आप एस निकालोगे तो एस कितना आ जाएगा, 26 प्लस 28 प्लस 30/2। एस बराबर कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, 6 8 14 यानी कि 84/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 42। यहां पर एस की वैल्यू आपको पता है, सिर्फ कैलकुलेशन आपकी रह जाती है। कितनी हो जाएगी बेटा, 42 इंटू 42 में से 26 घटाओ तो कितना आएगा 16, 28 घटाओ तो कितना आएगा बेटा 14 और 30 घटाओ तो कितना आएगा बेटा 12। सोल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी आपकी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कैसे करेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे, स्मॉल फैक्टर, उसमें से दो दो पेयर में से एक एक को क्या बाहर निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे मैं एक बार बता देता हूं आपको, करने के लिए आपके आसान रहेगा। 42 7 गुणा 2 गुणा 3, 7 छंग 42 होता है ना, 7 दूनी 14, 14 तिया 42 गुणा 16 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये हो गया 16 के लिए। 14 कितना होता है बेटा, 2 गुणा 7 गुणा 12 कितना होता है, 3 गुणा 2 गुणा 2। ये हो गया अंडर रूट के अंदर था। क्या क्या बाहर निकलेगा, देखो 7 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल दो, गुणा 3 कितनी बार है 1 और 2, 3 2 बार है तो 3 निकाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार ये है तो 4 बार ये निकाल दो। ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 सत्ते कितना हो जाता हो जाएगा बेटा 336। बात समझ पाए। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, जहां लगेगा पॉज करके आप उसको फिर से नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज एट 3/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लिस्ट प्राइस, आकाश इनकर ए लॉस ऑफ। मुझे लगता है ये क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ मिसिंग है। जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 4, उसके जैसा ही ये क्वेश्चन है और यहां पर भी क्या है, मिसिंग है। तो आप क्या करेंगे, सेम वैसे ही सोल्व करना है। यहां पर कुछ मिसिंग दिया हुआ है बस, ठीक है। सोल्व वैसे ही होगा, सोल्व करने का तरीका जानना इंपॉर्टेंट था। ऐसा तो है नहीं एग्जैक्ट डिक्टो ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो सोल्व करने का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि 100 आप उसको मान लो कि जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो 100 के रेस्पेक्ट में निकालो। उसका ओरिजिनल लिस्ट प्राइस यानी कि जो कि मार्क प्राइस है वो मान लो आप 100। तो उसका जो है बेचने वाला पहला प्राइस हो जाएगा उसका 30 रुपए। उसी के कंपैरिजन में आप बाकी भी निकाल लोगे। ये पूरा क्वेश्चन दिया नहीं गया कि आंसर की में, इस वजह से है नहीं। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, फिर नेक्स्ट पार्ट में अगले 10 क्वेश्चन और करेंगे। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 250 मीटर 150 मीटर रन ऑन पैरेलल ट्रैक, यानी कि दोनों पैरेलल चल रही हैं, एक ही ट्रैक, मतलब एक ट्रैक जैसे ये है और एक ट्रैक ये है, पैरेलल ट्रैक पर 2 ट्रेन चल रही है। When they travel in opposite direction, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो एक दूसरे को 12 सेकंड में पास कर लेती हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो 30 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि एक ट्रेन तेज चल रही है एक धीरे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन, तो तेज वाली चलने वाली ट्रेन की जो है वो स्पीड क्या है, ठीक। अब देखो आपको पता है टोटल डिस्टेंस दोनों ही केस में, चाहे वे सेम डायरेक्शन में जा रही हैं चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों ही केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी उन्हें उन दोनों की लेंथ को जोड़कर जो डिस्टेंस आएगी वो ट्रेवल करनी पड़ेगी। बात समझ पाए ना। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 250
प्लस 150 यानी कि 400 मीटर, इतनी डिस्टेंस उनको ट्रेवल करनी पड़ेगी। अब क्या दिया गया है, 12 सेकंड में जब एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जाती हैं तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं बेटा, 400 मीटर की। अगर सेम डायरेक्शन में जाती हैं तब भी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती हैं, 400 मीटर की। टाइम क्या लगता है, 12 सेकंड। अब डिस्टेंस है सेम, ये है सेम और ये क्या है, डिस्टेंस है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। समय आपके पास है 12 सेकंड, चाल आपके पास है नहीं है, तो मान लेते हैं एक की चाल है ए और एक की है बी। अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो चाल क्या हो जाती है बेटा, ऐड, तो ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। ये क्या आ गई चाल, कब ये आई, उस कंडीशन में जब दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जाएं ये ट्रेन तो चाल क्या हो जाएगी बेटा, ए माइनस बी, तो चाल क्या हो जाती है, सापेक्षिक चाल यानी रिलेटिव चाल हो जाती है कम, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ए माइनस बी। ये कब है, जब सेम डायरेक्शन में जा रही है, और ए प्लस बी कब, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब हमारे पास चाल है, हमारे पास समय है, हमारे पास में क्या है, डिस्टेंस है, सब चीज तो हमारे पास है। हमें निकालना क्या है, ए और बी की वैल्यू। तो अब देखो अगर सेम है क्या इनकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सेम है तो ये वाला हिस्सा बराबर कर लेते हैं हम डिस्टेंस को सेम। 400 कैसे आ सकता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब दूरी बराबर चाल गुणा समय, इस वाले केस के लिए देखते हैं तो यहां पर कितना है, 12। हम मीटर प्रति सेकंड में निकाल रहे हैं अभी। ए प्लस बी, ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चाल, और 12 क्या है, समय, है ना। चाल गुणा समय, ये क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई जो कि 400 मीटर है, यहां भी निकाल लो। ए माइनस बी, जबकि सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया बेटा, 30। सोल्व करेंगे, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, इसको सोल्व करो। 2a प्लस 2b बराबर 5a माइनस के 5b, b को इधर लेके आएंगे तो 5b और 2b कितना हो जाएगा बेटा, 7b। 7b बराबर कितने हुए हो जाएगा, 2a उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3a। a बटे b बराबर कितना हो जाएगा, 7/3, यानी कि a अनुपात b बराबर कितना आ जाएगा, 7/3। सीधी सी बात समझ में आई। ए और बी की चाल का जो अनुपात है वो 7/3 है। आपको निकालना है फास्टर ट्रेन की स्पीड। अब देखो फास्ट कौन सी चल रही होगी इसमें, ए, हमने माना भी यही था क्योंकि ए में से बी को माइनस किया था, तो वो जो भी स्पीड होगी, पहली बात तो ये है 7 के मल्टीपल में होगी, और 7 के मल्टीपल में केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है 84 किलोमीटर प्रति आवर, यही आपका हो जाएगा आंसर। यहां से हमने देखा 7 और 3 का अनुपात है, तो तेज वाली ट्रेन का आपको निकालना है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 84 किलोमीटर प्रति आवर। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती तो क्या करते बेटा, यहाँ पे इसको मान लेते 7 और इसको मान लेते 3, ए और बी की जगह ये वाली वैल्यू आप रख देते और कैलकुलेट कर लेते बराबर 400 मीटर रख के, आपका आंसर आ जाता। ए की जगह रख दो 7x, बी की जगह रख दो 3x गुणा 12 बराबर 400, इस वाली इक्वेशन में मान रख देते तब भी आपका आंसर मिल जाता आपको। ठीक है, ये थे आज के क्लास के 10 क्वेश्चन, बाकी के 10 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।